इस वीडियो में हम आपको पोलियो के बारे में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्राइपोड, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो हम पोलियो के संक्रमित व्यक्ति की डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे पहचान करेंगे कि हमारे सामने वाला व्यक्ति या बच्चा जो भी इन्फेक्टेड है वो वास्तव में पोलियो वायरस का ही संक्रमण है या कोई और कारण है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संक्रमित व्यक्ति से संवाद करना चाहिए, उससे क्लिनिकली पूछना चाहिए, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, कोई इसका विशेष इलाज नहीं है। तो हम लक्षणों को पहले देखेंगे। जो संक्रमित व्यक्ति है, अफेक्टेड पर्सन है या चाइल्ड है, उससे पूछेंगे कैसे कैसे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या है, क्या क्या दिक्कतें हैं। फिर जो संक्रमित व्यक्ति के साथ व्यक्ति आए हैं उनसे पूछना चाहिए कि कैसे क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या लक्षण पहले आए, क्या क्या लक्षण अब हैं, क्या बदलाव हुआ, क्या घटा, क्या बढ़ा। तो सारी उसकी केस हिस्ट्री हम लेते हैं और क्या करते हैं, संक्रमित व्यक्ति के लक्षणों को देखकर कि जो पेशेंट बताया वो तो कलेक्ट कर लिया हमने, फिर उसके अटेंडेंट से पूछा, उसके साथ जो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनसे पूछ लिया। इसके बाद हम स्वयं ऑब्जर्व करेंगे कि उस व्यक्ति में या उस इन्फेक्टेड पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं, उसकी दिक्कतें क्या हैं, क्या क्या कंप्लेंट्स दिख रहे हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। फिर नंबर 4 पर हम क्या करेंगे, CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जांच करा लेंगे, उसका एग्जामिनेशन पैथोलॉजी में भेजकर करा लेंगे। और क्या करेंगे, नंबर 5 पर हम ध्यान देंगे संक्रमित व्यक्ति के मल की जांच, यानी स्टूल टेस्ट कराएंगे उसका। जो संक्रमित पेशेंट है आपके सामने, उसके स्टूल की जांच करा लेंगे। फिर क्या करेंगे, नंबर 6 पर हमको ध्यान देना होगा, गले से निकलने वाले जो सिक्रीशंस हैं उनका हमें एग्जामिनेशन पैथोलॉजिकली करा लेना चाहिए। अब इन सारे लक्षणों को मिलाकर ये पैथोलॉजी में क्या निकल करके आया, स्पाइनल फ्लूइड की जांच में क्या रिपोर्ट आई और उसके स्टूल में क्या रिपोर्ट आई, तो इन सारे लक्षणों को हम इकट्ठा करते हैं और सारी जांच को देखते हैं। तो फिर उस व्यक्ति का हम उपचार या ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपको बताया जाएगा कि इस रोग का या पोलियो से इन्फेक्टेड जो डिजीज है उसका कोई स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट विशेष नहीं होता है, कोई सेट इलाज नहीं होता है। हम सिर्फ सपोर्टिव इलाज ही देते हैं जो व्यक्ति को आराम दे सके। तो इसका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इसका कोई विशेष उपचार नहीं। दूसरी बात, पूर्ण बेड रेस्ट देना चाहिए व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड है, क्योंकि किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि उसके दिक्कतों को और बढ़ा सकता है, या उसके जो डैमेज बॉडी पार्ट हैं उनमें और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या फिर जो क्षतिग्रस्त कर चुका है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम व्यक्ति को क्या करेंगे, बेड रेस्ट दे देंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट, बिस्तर पर लेटने की सलाह देंगे। और क्या करेंगे, दर्द एवं अकड़न से आराम पाने के लिए, यही तो मुख्य इसकी प्रॉब्लम होती है, दर्द और अकड़न, स्टिफनेस। तो आप जानते हैं कि किसी भी अकड़न के केस में अगर हम हार्ट फोमेंटेशन, हार्ट एप्लीकेशन करते हैं तो उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम में जहाँ स्टिफनेस है और काफी सीवियर पेन है, तो हमें हार्ट फोमेंटेशन या गर्म सेक की सलाह देनी चाहिए। और दर्द को कंट्रोल करने के लिए हमें एनाल्जेसिक्स या दर्द निवारक दवाइयाँ बहुत सारी मार्केट में पड़ी हुई हैं। जैसे उसकी दर्द हो उसके सीवियरिटी के आधार पर हमें ये एनाल्जेसिक दवा का यूज करना चाहिए। फिर क्या करेंगे, श्वसन अवरोध में वेंटिलेटर का उपयोग करना चाहिए। अगर उसके गले तक, रेस्पिरेटरी मसल तक उसका इफेक्ट पहुंच चुका है, रेस्पिरेशन की मसल्स पैरालाइज्ड हो चुकी हैं या निष्क्रिय हो चुकी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमें
वेंटिलेटर की सहायता से आराम देना चाहिए, यानी वेंटिलेटर का यूज करके उसके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति की जान जा सकती है। 5वां पॉइंट हम क्या करेंगे, संक्रमित व्यक्ति एवं पारिवारिक व्यक्तियों को मानसिक सपोर्ट देना चाहिए। हमें पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट यानी पेशेंट के साथ जो लोग आए हुए हैं उसके सहायक लोग, तो उनको हमें मानसिक रूप से थोड़ा संतुष्टि देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से उनकी परेशानी कम हो सके। 6वां पॉइंट हम क्या देंगे उसको, फिजियोथेरेपी एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी जैसा कि आप जानते हैं, मसल्स के इंजरी में या बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस है, जकड़न है, तो उसमें फिजियोथेरेपी से हम मसाज करके उस व्यक्ति को काफ़ी हद तक आराम दे सकते हैं। तो हमें इसमें भी स्टिफनेस के कंडीशन में फिजियोथेरेपी की सेवाएं ले लेनी चाहिए, इससे पेशेंट का लाभ होगा। या अस्थि रोग विशेषज्ञ आर्थोपेडिक्स की भी आप सहायता ले सकते हैं, इससे उस व्यक्ति को आराम मिलेगा। तो ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखने चाहिए कि हमें उसके इलाज के लिए, जबकि आपको पता है कि उसका कोई स्पेसिफिक कोई इलाज विशेष नहीं होता है, हम सपोर्टिव इलाज ही उसको देते हैं, तो इन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। रेस्पिरेशन अगर दिक्कत में है तो वेंटिलेटर लीजिए, स्टिफनेस ज़्यादा है तो फिजियोथेरेपी की मदद लीजिए, हार्ट फोमेंटेशन करिए, एनाल्जेसिक ड्रग्स का यूज कर लीजिए। तो ये तमाम बातें हैं, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दे दीजिए। अब इससे बचने के हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो पहला काम जो हम करते हैं वो है वैक्सीनेशन। निष्क्रियकृत पोलियो वैक्सीन, एक वैक्सीन आती है जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस से बनती है, तो इसका यूज हमें करना चाहिए। दूसरा OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसा कि आजकल आप लोग इन व्यवहार में देखते हैं OPV का यूज कैसे होता है, तो हम एक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को उसकी 2 बूंद की खुराक देते हैं। यह तो आप लोगों ने देखा होगा, और व्यवहार में आजकल यूज में OPV सबसे कॉमन इसके बचाव का तरीका है। फिर आगे दे रहा है, अगला टॉपिक है इसका ट्राइकोड साइन। ट्राइकोड का सामने 3 विशेष लक्षण दिखेंगे पोलियो इन्फेक्टेड पेशेंट में। ये 3 लक्षण मुख्य रूप से दिखेंगे। यदि आप बच्चे को बैठने कहेंगे तो बैठ नहीं पाएगा, अगर सहारा देते हैं तभी वो बैठ पाएगा, क्योंकि बिना सहारा के बैठने में बच्चे को इतना सीवियर दर्द होती है कि वो बैठ नहीं पाता है, उसके घुटने ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और उसके हाथ स्वतः बैक पर, पीठ पर चले जाते हैं। ये 3 लक्षण मुख्य रूप से, तीनों लक्षण अगर एक जगह मिलते हैं तो उसमें काफ़ी संभावना है कि वह पेशेंट पोलियो वायरस इन्फेक्टेड डिजीज से सफ़र कर रहा है। नोट में दिया गया है कि पोलियो संक्रमित पैरालाइसिस प्राय कूल्हे या हिप से नीचे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से हमने पोलियो वायरस के बारे में और पोलियो वायरस के द्वारा जो डिजीज पैदा होती है, पोलियो वायरस बॉर्न डिजीज, इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है। फिर अब अगले एपिसोड में हम कोई नई वायरस बॉर्न डिजीज आपको बताएंगे।